Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. In today's video lecture, we are going to see decentralization in India, right? This is the topic from federalism, that is chapter 2 of class 10 polity. So before it, let's introduce myself first. So here is my introduction. Myself Rani Singh, completed my 12th in PCB, and I am a student of journalism and mass communication. I have always dreamed of teaching social science and also teaching students for past 1 year. Um, I enjoy teaching. मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाकर. You can say it's my inner passion कि मैं students को educate करूँ. So I am here today for teaching. So let's start. यहाँ पर हमने कुछ chapters के list बनाए हैं. So यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटी है क्लास 10 एनसीईआरटी की. सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसको हम कंप्लीट करेंगे. देन हम फेडरलिज्म को कंप्लीट करेंगे. देन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इस चैप्टर को पढ़ेंगे. एंड देन हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट. बेसिकली ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, कह सकते हैं आप पीवाईक्यू होगा एक तरीके से, और उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री. देखो हिस्ट्री में थोड़ा सा क्या है ना कि डेट वगैरह आपको याद रखने होते हैं. तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 चैप्टर लिया है बिकॉज चैप्टर लेंदी भी है, राइट, और अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को. दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर 3 चैप्टर ही लिए हैं. पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगी हुई थी, उस वक्त के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सेकेंड चैप्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना. इंडो चाइना में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो आई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया. और लास्ट में, यानी थर्ड चैप्टर, नॉट द लास्ट, बट जो हमारा ये प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे. ठीक है. और हर एक चैप्टर करने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे उसका, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे हमने पॉलिटी में देखा. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स. देखो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हम एक तरीके से कह सकते हैं ये इकोनॉमी का बेस है क्लास 9 और 10. तो यहाँ पर क्लास 10 की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की. सबसे पहला चैप्टर आ जाता है यहाँ पर डेवलपमेंट, राइट. ये डेवलपमेंट की बात करता है. डेवलपमेंट क्या है एक्चुअल में, कौन किस तरीके के डेवलपमेंट है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, उनमें क्या क्या आते हैं, हम इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. देन मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे. और हम यहाँ पर फिर एमसीक्यू करेंगे एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, राइट. नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी. देखो ज्योग्राफी इज क्वाइट टेक्निकल सब्जेक्ट और बहुत लोग इसे नहीं समझ पाते हैं इजिली. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर रखे हैं, ताकि हम बहुत एक टॉपिक को बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ पाएँ और हमारे पास इनफ टाइम हो उसको डिस्कस करने के लिए. इसलिए हमने यहाँ पर 3 ही चैप्टर लिए हैं. सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. थर्ड है वाटर रिसोर्स. एंड देन हम एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए आपके पॉइंट्स और भी अच्छे तरीके से. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. सो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या. When power is taken away from central and state government and given to local government is called decentralization. देखो जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर किसी थर्ड लेवल के गवर्नमेंट को दे देते हैं या फिर थर्ड टीयर की गवर्नमेंट को दे देते हैं, या इसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसको हम दे देते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, राइट. जब भी हम पावर किसी एक या दो हाईएस्ट अथॉरिटी से लेकर, लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. इंडिया में हम अगर देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, राइट. यानी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया है जो शहरों में होती हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है हमने समझा. लेकिन देखो कोई भी एक्ट आता है, कोई स्कीम आता है, क्यों आता है, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं.
तो यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन आने के पीछे कुछ कारण थे, हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला कारण था देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोकल लेवल पे बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसलिए लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पावर देना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। अब देखो, कोई भी इंसान जिस लोकेलिटी में रहता है उसको अपने लोकेलिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में वो अवेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बेहतर होगा कि आप लोकल लेवल पे पावर को दें ताकि लोकेलिटीज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट है दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। देखो, जो लोग लोकल लेवल पे है ना, उनको आइडिया है कि किस तरीके से मनी को खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से मैनेज करना है ताकि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या है ना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। अब जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत में किसी भी चीज को लेकर डिसीजन हो रही है, वहां पर आम लोग भी जाकर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पावर को लोकल लेवल पे भी दें, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, राइट। देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर हम इसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, और दूसरा टाइप इसका है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको म्युनिसिपैलिटीज भी कहते हैं, राइट। जैसे हम नगर पालिका, नगर निगम, ये आमतौर पे हम सुनते आते हैं, और यही है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और फिर यहाँ पर पंचायती राज को डिवाइड किया गया एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत लेवल पे। देखो, जो ग्राम पंचायत है ना, वो विलेज लेवल पे होती है। यहाँ पर विलेज लेवल की डिसीजन मेकिंग की जाती है। इससे ऊपर आता है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे होता है, राइट। उससे ऊपर आता है जिला परिषद, दैट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी सबसे लास्ट में बेस में कौन आता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं ग्रास रूट, बिल्कुल, वो है ग्राम पंचायत। देन इससे ऊपर होता है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद, पंचायती राज में, राइट। देखो, ये ना एक ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है, राइट। कह सकते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे अगर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है, कंट्री को और डेमोक्रेटिक बनाना है और डेवलप करना है, तो ग्रास रूट लेवल पे आप जाकर काम करिए और ग्रास रूट लेवल के लोगों को पावर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से यही काम को किया गया है। देखो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में सबसे पहला आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लार्जर एरिया के लिए होता है। देन आता है म्युनिसिपल काउंसिल, जो स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए आता है। नगर पंचायत, जो कि अलग अलग नेम से अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया में जाना जाता है, ये थर्ड, यानी सबसे पहले आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके नीचे आता है म्युनिसिपल काउंसिल, और फिर आता है नगर पंचायत। ये शहरों के लिए है, राइट। और ये है रूरल एरिया, यानी गांव के लिए, विलेजेस के लिए, राइट। और ये यहाँ पर टाउन के लिए हो गया। A major step toward decentralization was taken in 1992। जो मेजर स्टेप्स थे टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, वो 1992 में लिए गए थे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd एंड 74th, इसके तहत मेजर स्टेप्स लिए गए थे इन 1992। देखो, इसके पहले क्या था ना, कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी, उनके पास कोई राइट्स नहीं था, कुछ उनके पास रिवेन्यू जैसी कोई प्रावधान नहीं थी। स्टेट के वो सबऑर्डिनेट की तरह हुआ करते थे, स्टेट अपने मनमाने ढंग से चलाया करती थी, और स्टेट के मतलब कह सकते हैं स्टेट का कोई इनके डेवलपमेंट की तरफ या फिर स्टेट कोई पावर ही इनको नहीं देती थी। कोई रिजर्वेशन जैसा प्रावधान वहां पर नहीं था। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, ये थर्ड टियर की जो डेमोक्रेसी है उसको पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाने के लिए किया गया, राइट।
यानी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसको पावरफुल बनाया जाए, उसको इफेक्टिव बनाया जाए, राइट। देखो कौन कौन से स्टेप्स थे वो यहाँ पर हम देखते हैं। Now, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies, right? देखो पहले जैसे मैंने बताया, जो 1992 के पहले लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी वहां पर कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, गवर्नमेंट इलेक्शन ही नहीं कराती थी। यानी अगर मन किया इलेक्शन कराने का तो गवर्नमेंट कराएगी, नहीं तो इस तरीके का कोई मैंडेटरी प्रावधान नहीं था। लेकिन 1992 के बाद अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, राइट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, ठीक है। नाउ seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। अब देखो यहाँ पर ना सीट्स भी रिजर्व हो गए, राइट। किसके लिए? जो शेड्यूल कास्ट यानी एस सी एस टीज हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर सीट रिजर्व किया गया। ये 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड जो स्टेप लिए गए थे उनमें एक ये भी बहुत बड़ा स्टेप था। नेक्स्ट, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब देखो यहाँ पर वुमेन को लेके बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, इनको 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया, राइट। 1/3 का इनको रिजर्वेशन दिया गया जितने भी पोजीशंस हैं उनमें से। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब देखो यहाँ पर ना स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या था कि वो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी, राइट। यानी जो पंचायत लेवल की इलेक्शन, लोकल जो गवर्नमेंट है वहां पर ये इलेक्शन करवाएगी। हमारे यहाँ पंचायत में इलेक्शन होते हैं, कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। The state are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। अब देखो यहाँ पर ना स्टेट को पावर देना होगा और रिवेन्यू देना होगा लोकल बॉडीज को, यानी लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर हम सम अप करें तो हमने क्या देखा कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगी, सीट रिजर्व कर दिए गए SC STs के लिए, 1/3 सीट जो है रिजर्वेशन दे दिया गया वुमेन्स को। यहाँ पर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि लोकल लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। और यहाँ पर ये बोला गया कि स्टेट अपने पावर और जो रिवेन्यू है वो लोकल गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। और उनका जो नेचर है कि कितना देगी कितना नहीं देगी ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।